स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप को कुछ इस तरीके से देखेंगे तो सारे बिखरे बिखरे कंट्रीज देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप इसको जूम इन करके देखते हैं और पर्टिकुलरली वो भी एक सेक्टर की बात करें, वो इस रीजन की अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जब आप इसको जूम इन करके देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहां पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि यूएसए इस कॉन्फ्लिक्ट से कभी बाहर नहीं है। मतलब अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो यूएसए का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो ये चीज हमको देखने की मिलती है। और सिमिलरली इस तरीके से होता है कि यूएसए कभी आता है, चला जाता है, फिर आता है, तो आपको देखने को मिलेगा। और एक सिमिलर इसका क्लासिक एग्जांपल है ईरान न्यूक्लियर डील, जहां पे यूएसए ज्वाइन करता है, फिर हट जाता है, फिर इंटरेस्ट दिखाता है ज्वाइन करने का। और यही चीज 1967 में कुछ इस तरीके से इंडिया में भी हुई थी। आप देखेंगे हरियाणा के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक गयालाल करके थे, तो वहां पे ये फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था, आया राम गया राम। तो वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं, फिर से दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसे भी छोड़ देते हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब आते हैं जाते हैं, और ओवरनाइट ये चीजें होती थी, तो उसके लिए वो बहुत पॉपुलर हुए थे। और वो चीज हमको देखने को मिली थी। एंड सिमिलर इज विथ यूएसए कि ज्वाइन करते हैं, देन उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर अभी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो सामने वाला कहता है अब हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जो ईरान न्यूक्लियर डील का जो भी केस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा क्या चीज है, पूरी स्टोरी क्या है इसके पीछे। तो अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में आप इस तरीके से देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में यू विल फाइंड दिस मेनी कंट्रीज, 9 कंट्रीज आप पाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है। उसमें भी सबसे ज्यादा अगर आप रेड कलर की जो बार है उसको देखेंगे, सबसे ज्यादा रशिया और यूएसए के पास है। सिग्निफिकेंट, दोनों के अगर जोड़ देंगे तो 8000 न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। जब आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो 170, 172 और पाकिस्तान से 170 ये नंबर देखने को मिलता है। लेकिन ये कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, 192 कंट्री है पूरे विश्व में। और आप इसमें ये चीज समझेंगे कि न्यूक्लियर वेपन इन 9 कंट्रीज के पास है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है यहां पे, इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है सिवाय एक के, और वो है इजराइल। सो इजराइल के पास में न्यूक्लियर वेपन है, बाकी जो कंट्रीज हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो आज की डिस्कशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो किरदार है वो है ईरान। ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो ये जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज और इसी इच्छा के पीछे है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, ईरान के पास नहीं है, तो ईरान चाहता है न्यूक्लियर वेपन। अब ये जो इसकी चाह है न्यूक्लियर वेपन की, ये कहीं ना कहीं बाकी देशों इंक्लूडिंग यूएसए को कंसर्न में डाल देती है। क्योंकि ईरान में अगर आप देखेंगे तो कोई अगर ऐसा लीडर आ जाए, सन की लीडर आ जाए और उस तरीके से वो पावर में आए और कहीं पे भी कैसे भी यूज कर ले, तो बाकी कम्युनिटी, बाकी लोगों और पूरे वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट होगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर गुस्सा आया, न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लिए, अगर ऐसी चीज होती है तो बहुत ही खतरनाक है। तो उसी वजह से ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। किन कंट्रीज के बीच में हुई थी ये हम देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से स्टोरी थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा था। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, बाकी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सोचा मुझे भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खुद को बेटर तरीके से इंटरनेशनल स्टांस पे प्रोजेक्ट कर पाते एज अ पावरफुल नेशन। तो ये इच्छा ईरान को भी जागी और इन्होंने इस चीज को कंटिन्यू करना शुरू किया। जब ये चीज हुआ तो यूएसए ने सोचा यार ये बहुत खतरनाक चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। तो यूएसए के पास एक रास्ता आया कि चलिए अपने क्या करते हैं, अपने सैंक्शंस यूज करते हैं। सिंपल तरीका है, मतलब कोई भी कंट्री कुछ भी स्टेप लेता है जो यूएस को पसंद नहीं आता है तो वहां पे सैंक्शंस लग जाते हैं। सैंक्शन इस तरीके से समझिए कि आपके ईरान के साथ में दूसरे कंट्रीज ने व्यापार, बिजनेस, ट्रांजैक्शन ये करना बंद कर दिया, इन्वेस्टमेंट बंद हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप ईरान के साथ इन्वेस्टमेंट कुछ भी करेंगे तो यूएसए फिर आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आप पे सैंक्शन लग जाएंगे। तो इसके लिए इनका एक कानून भी है, काटसा में किस तरीके से रहता है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटी, कि अमेरिका के जो भी एडवर्सरी कंट्रीज है जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं है, उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक कानून लाया। और उसके तहत इंडिया को इसमें एग्जम्पशन दिया गया है। जैसे कि इस काटसा के तहत एक तो है ईरान, अगर ईरान के साथ कोई व्यापार करता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा सकता है। फिर है रशिया, अगर रशिया के साथ भी इस तरीके से कोई भारी भरकम मिलिट्री या डिफेंस टेक्नोलॉजीज का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें भी यूएसए सैंक्शन लगा देता है। तो ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया के केस में अलग से इन्होंने लेजिस्लेशन लाया और कहा कि इंडिया जब रशिया से S-400 खरीद रहा है उस पर इन्होंने एग्जम्पशन दे दिया। तो इंडिया का स्पेशल केस है, वो चीज हमको देखने को मिलता है। तो ये यूएसए ने सैंक्शन लगाया, ये स्टोरी है पूरा इसके पीछे। अगर आप देखिए, इसमें देखिए एक 1970s में ट्रीटी आई थी
एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये एनफोर्समेंट इसका फोर्स में आई थी। तो इसमें कुछ इस तरीके से था, आप देखेंगे कि ये जो है ग्रीन कलर की जो कंट्रीज हैं इनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। ऐसा नहीं है सिर्फ इनके पास, ये बाकी जो कंट्रीज हैं उनके पास भी है। लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज ने एनपीटी भी साइन की हुई है। अब एनपीटी क्या है, एनपीटी का कहना है कि ये हम 5-6 जो भी है न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको हम हेल्प नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर करने में। मतलब ये कोशिश की जाएगी कि अब जिसने भी परमाणु हथियार बना लिया 1970 में वो वहीं तक रहे, ये आगे और ज्यादा ना फैले ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो ग्लोबली, ये कोशिश थी। लेकिन कुछ दूसरे कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान। हमने कहा कि यार ये तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, आपने बहुत जल्दी बना लिया और फिर ट्रीटी ला दी कि अब कोई नहीं बनाएगा, ये क्या बात हुई। तो उस तरीके से इंडिया ने वो चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया। हमने साइन नहीं किया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, और उस तरीके से आप देखेंगे तो ईरान ने साइन किया है। ईरान को इस कलर में देखेंगे, ब्लू कलर में आप पाएंगे ईरान ने तो इस ट्रीटी को साइन किया है। मतलब लीगल ऑब्लिगेशन के हिसाब से देखें तो ईरान ने इस बात को माना है कि यूएसए जो भी उस समय पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे वो है और बाकी नहीं है, तो उनको ट्रांसफर नहीं किया। सिविलियन यूज के लिए समझ में आता है, लेकिन हथियार के रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियर वेपन के रिस्पेक्ट में ये चीज नहीं की जाएगी। ये ईरान ने एक्सेप्ट किया, लेकिन पीछे ही छुपके उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया और उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब ये जो ट्रीटी थी, ये जो अग्रीमेंट था, उसके खिलाफ गए, इसके वायलेशन में गए। तो फिर ये बहुत ही लेट यूएसए को पता चला, 2003-2005 के आसपास इनको पता चला, ईरान के उनको जो भी एक्चुअल इंटेंशन थे वो देखने को मिले। तो ये जो चीज था, ये डेवलपमेंट था, इसी ने कहीं ना कहीं 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील को एक तरीके से फ्रेमवर्क में लाया। तो ये जो शक था ये इस चीज में कन्वर्ट होता है। तो हमको क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से देखेंगे कि 1979 से पहले ईरान के जो रूलर थे वो पहलवी डायनेस्टी थी, इस तरीके से ये रूल करते थे और ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस में थे, तो उस तरीके से लिबरलाइजेशन और वो सारी चीजें भी हुई। तो ये चीज हमको देखने को मिली। लेकिन 1979 में ये ओवरथ्रो हो जाते हैं, नई रेजिम आती है, नई पावर आती है और इनको ओवरथ्रो कर देती है। अब जब ये चीज हुआ, इसके बाद में पूरा रवैया ही बदल गया। ईरान के जो भी लीडर्स थे उस समय पे, तो उनका रवैया कुछ इस तरीके से था, उन्होंने ये सारी चीजें की। और ईरान न्यूक्लियर डील का ये ही सारा फ्रेमवर्क है, जिसमें ईरान ने कहा 2015 में कि यूएसए ने वहां कहा कि आपके ऊपर जो भी सैंक्शन लगे हुए हैं, जो दूसरी कंट्रीज आपके साथ व्यापार नहीं कर रही है, हम इसे खत्म करते हैं, ये सारे सैंक्शंस को हम हटाते हैं। अब सारी कंट्रीज आपके साथ व्यापार ट्रांजैक्शन कर पाएगी, लेकिन इसके बदले आपको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल खत्म करना होगा, इस चीज को आपको खत्म करना होगा। ईरान ने अग्री कर दिया उस चीज पे, और उसी के साथ में यूएसए का ये बात था कि ईरान में जो भी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं जो अभी तक चल रहे थे या जो सिविलियन यूज के लिए चलेंगे, उन पे यूएसए जाकर वहां इंस्पेक्शन कर सकता है। यूएसए कहिए या IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये उस तरीके से वहां जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। मतलब ईरान में जो भी परमाणु के लेवल पे जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पे इंटरनेशनल एक जो वॉच डॉग है वो उसको देखेगा। वहां पे कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं स्नैपबैक मैकेनिज्म लग सकता है। अब ये क्या चीज है ये भी समझेंगे। इस तरीके से देखिए इसको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी को भी लगता है कि ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन वो पीछे पीछे बनाना शुरू कर देता है, और किसी भी कंट्री को लगता है कि इस तरीके से हो रहा है, तो एक स्नैपबैक मैकेनिज्म डेवलप हुआ था इस ईरान न्यूक्लियर डील के तहत ही। स्नैपबैक मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके से था कि ये सारे कंट्रीज यूएसए और इस पे सैंक्शन, यूएसए फिर से इन पे ईरान पे सैंक्शन लगा देगा, मतलब फिर से रिवर्ट बैक कर लेंगे उस चीज से, ये हमको देखने को मिलेगा। सो दिस वाज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर जो हमको इस डील में देखने को मिला था। उसी के साथ में आप देखेंगे कि ये चीज कब साइन हुई थी, 2015 में, और जब साइन हुई थी तो इसका नाम था, डॉक्यूमेंट के तौर पे इसका लीगल नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और कॉमन टर्म में हम इसे कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। तो ये चीज थी। उसी के साथ में आप देखेंगे कि जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई तो कौन कौन लोग थे जो उसको साइन कर रहे थे। आप पाएंगे कि यूएसए था, एक यूके था, रशिया था, चाइना था, फ्रांस था, जर्मनी था और ईरान, ये साइन कर रहे थे। लेकिन ये याद कैसे रहेगा, तो इसको इस तरीके से समझिए कि P5 कंट्रीज UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी परमानेंट 5 मेंबर हैं वो थे, उनके साथ में एक कंट्री था, दैट इज जर्मनी, ये हो गया। और EU को आप हर जगह पे देखेंगे कि EU किसी ना किसी ग्रुपिंग में
एडिशनल के तौर पे रहता ही है मेजॉरिटी ऑफ ग्रुपिंग्स में। तो ये हो गए P5 प्लस एक जर्मनी हो गया और EU हो गया, और उसके साथ साथ आप ईरान को जोड़ लीजिए क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील है तो ईरान तो होना ही है उसमें। ये चीज़ है। अब इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि ईरान का जो भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अब ये एनरिचमेंट क्या चीज़ है, आप समझिए अगर आप बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर आपने पानी लिया और उसमें नमक है, लेट्स से आपको उसका एनरिच करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, उसको और ज्यादा खारा करना है, सॉल्टी करना है। वो आप कैसे करेंगे? दो तरीके, पहला है आप उसमें से पानी निकालेंगे या दूसरा है आप उसमें और ज्यादा नमक डालेंगे। तो सिमिलर वाज विद दिस, आपके पास जो भी यूरेनियम होता है, जो प्लूटोनियम होता है, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज होता है, उसको एनरिच करने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम रहता है। वो सारी चीजें रहती है कि कितना परसेंटेज एनरिचमेंट हुआ है, ये सारा चीज था। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी था ताकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स उस ग्रेड तक ना पहुंचे। और उसके साथ में जब ये डील फाइनलाइज हो रही थी, ये सारे कंट्रीज मिडिल ईस्ट के जो भी आसपास के मिडिल ईस्ट में ईरान है और उसके बाद में जो P5 कंट्रीज जर्मनी हो गए, ये सारे जब मिलकर ये डील फाइनलाइज कर रहे थे तो दो लोग बहुत नाराज थे। पहला तो इजराइल नाराज था। क्यों नाराज था? उसने कहा कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये तो बहुत ही लीनियंट है। मतलब आपने 10 साल का समय दिया ईरान को कि 10 साल तक ये सारी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है इस पे एक लिमिट है कि ये ईरान इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, तो ये समझ में आता है। लेकिन व्हाट आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद ईरान फिर से वो स्टेज में आ जाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर पाएगा। तो इजराइल का कहना था कि आपने ये चीज, ये डील से सिर्फ ये टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया है, डिले किया है, लेकिन सर्टेनिटी थोड़ी हटा दी है। मतलब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा फ्यूचर में, इसके बहुत ज्यादा संभावना और चांसेस है। और इसके साथ साथ आपने 10 साल के लिए सैंक्शन रिलीफ दे दिया तो कहीं ना कहीं वो विकास भी कर लेगा उस दिशा में। तो ये इजराइल इस वजह से खुश नहीं था कि ये तो टेम्पररी मेजर है, ये कुछ सोल्यूशन नहीं है। सऊदी अरेबिया भी खुश नहीं था, इसीलिए क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कहा कि ईरान के नेबर हम हैं, हम उसके नजदीकी अगले डोर पे हम ही रहते हैं, तो अगर वहां कुछ होता है तो सबसे ज्यादा खतरा तो हमें है ना। आप तो दूर बैठे यूएसए में, सबसे ज्यादा खतरा हमें, और हमें डील के अंदर बुलाया ही नहीं गया, हमें नेगोशिएशन टेबल पे बुलाया ही नहीं गया। तो उस वजह से सऊदी अरेबिया भी नाराज था। तो ये दो स्टेट्स नाराज थे और इस तरीके से ये डेवलपमेंट हुए थे। सिमिलरली आप सोचेंगे कि ईरान जैसा देश जिसे न्यूक्लियर कैपेबल बनना है, वो यूएस की बात मानकर, बाकी P5 नेशंस की बात मानकर इस डील पे अग्री क्यों कर रहा है? ऐसा क्या था कि उसने अग्री किया? तो उसमें ईरान के लिए भी बेनिफिट्स थे, फायदे थे। क्या फायदे थे? यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसका मेन ईरान का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे वो कहां से आता है, वो ऑयल रेवेन्यू से आता है। ऑयल को ये एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देश में और वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ था, सैंक्शन की वजह से ये लोग ऑयल को इंटरनेशनली बेच नहीं पा रहे थे। अब जब इंटरनेशनली किसी को बेचेंगे, लेट्स से अगर ईरान को इंडिया को ऑयल बेचना है तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाएगी यूएसए के, यूएसए बेचने नहीं देगा ईरान को और इंडिया को खरीदने नहीं देगा। तो उस वजह से इनका ऑयल रेवेन्यू बहुत घट गया। अगर आप नंबर के मामले में देखें तो 2.5 मिलियन बैरल्स पर दिन का 2011 में इनका इस तरीके से एक्सपोर्ट होता था, लेकिन वो 2013 आते आते मतलब 2 साल के अंदर मतलब आधे से भी कम हो गया, 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हो गया। तो सिग्निफिकेंटली लॉस हुआ उनकी इकोनॉमी को। तो ये चीज था। और इसके साथ साथ एक मेजर जो बेनिफिट या फिर आप इस तरीके से देखें कि ईरान को जो लॉस हो रहा था इस डील के पहले, वो ये था कि उनको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया था। अब स्विफ्ट सिस्टम आपने सुना होगा कि रशिया के रिस्पेक्ट में, कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से स्विफ्ट सिस्टम में से निकाल दिया गया है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। अब ये होता है इस तरीके से, आप समझिए अगर आपको इंडिया में किसी को भी ट्रांजैक्शन करना है, आपको अगर कोई भी बैंक को ट्रांसफर करना है, पैसा कुछ भी फंड ट्रांसफर करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो उसमें लगता है अकाउंट नंबर और IFSC कोड। अब अकाउंट नंबर 2 लोगों के सेम हो सकते हैं, तो उस वजह से करना पैसा आपको किसी और को ट्रांजैक्शन और किसी और को चला जाए, उसको अवॉइड करने के लिए IFSC कोड्स होते हैं। जैसे कि लेट्स से HDFC बैंक है तो उसमें HDFC 00 उस तरीके से कुछ होगा, कोटक महिंद्रा बैंक है तो KKBK उस तरीके से, समथिंग लाइक दैट, उस तरीके से IFSC कोड है। अगर चेकबुक में आप देखेंगे तो आप इस तरीके से यहां पे पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर इंडिविजुअल को उस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है कि इस एक इंडिविजुअल के लिए एक ही कोड है और ये यही ट्रांजैक्शन होगा, उसी इंडिविजुअल को पैसा जाएगा। अब ये इंडिया के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनली कहीं ना कहीं हमारे पास स्विफ्ट कोड होता है जो IFSC कोड का इक्विवेलेंट समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो डिस्टिंग्विश करता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है इसी इंडिविजुअल को जानी चाहिए। अब स्विफ्ट कोड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सारे देश मिलकर उसको बनाए हैं, तो उसमें से ईरान को निकाल दिया, तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? बिना IFSC कोड के ट्रांजैक्शन होता नहीं है या गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो स्विफ्ट कोड के बिना ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तो ईरान के साथ
जो भी बिजनेसेस थे वहां वो फॉल्टर किए, वो नुकसान में गए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा क्योंकि कामकाज नहीं है लोगों के पास, ट्रांजैक्शन नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ गई क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है और आपको बाहर से तो चीजें खरीदनी है खुद की इकोनॉमी चलाने के लिए, जो बेसिक नेसेसिटीज है, और उसके लिए जो आप चीज खरीदेंगे और डॉलर कहीं ना कहीं आपके करेंसी के अगेंस्ट में देखेंगे तो अप्रिशिएट कर रहा है, तो वहां पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाता है और ये 40% तक महंगाई बढ़ गई थी। मतलब आज जो 100 रुपए की चीज मिल रही है, एक साल बाद वो 140 रुपए की मिल रही थी, इतना कॉस्ट बढ़ गया था। तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए सरकार के विरुद्ध में, इस तरीके से चीजें हो रही है। तो ये सारे जो फोर्सेस थे उनकी इकोनॉमिक मतलब क्रम्बल कर रही थी, ये सारे फोर्सेस ने फोर्स किया ईरान को कि ईरान न्यूक्लियर डील में हमारे लिए बेनिफिट है कि ये सारी चीजें हट जाएगी और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर चलाना भी है तो सीक्रेटली चलाएंगे, यूएसए को पता नहीं चलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए वो टेबल पे आते हैं और नेगोशिएशन करते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि ईरान ने क्या क्या चीज पे अग्री किया था। उन्होंने कहा कि ये जो यूरेनियम और प्लूटोनियम है ना, जो हाईली एनरिच्ड है, हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, हम बेसिक जो हमारा सिविलियन जो लोगों के लिए, लेट्स से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो सिविलियन लोगों के लिए बेनिफिट के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी जो चीज़ें हैं सिविलियन लोगों के जो काम आए, मेडिकल जो रिसर्च में इस्तेमाल होता है और इंडस्ट्रियल रिसर्च में जो भी इस्तेमाल होगी, ये लेवल पे हम न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको वेपन और उस लेवल पे नहीं ले जाएंगे, मिलिट्री ग्रेड पे नहीं ले जाएंगे। ये इन्होंने अग्री किया था इस चीज़ पे, ये डील में लिखी गई थी। उसी के साथ आप देखेंगे कि ईरान तो ये सारी चीज़ों को उसको बेनिफिट हो रहा था तो अग्री कर गया। अब यूएसए ने क्यों अग्रीमेंट दिखाया था इसमें? यूएसए का अग्रीमेंट दिखाने का मेन कारण ये था कि अगर इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो डाउन होता है, उसमें ग्रोथ नहीं करता ईरान, तो उसकी वजह से आप पाएंगे कि ईरान और उसके आसपास के जो भी रीजनल राइवल्स हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गए, ये सारे जो है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो यूएसए का जो पैसा वहां पे वेस्ट होता है, वहां पे पीस एस्टैब्लिश करना या फिर सो कॉल्ड उस तरीके से देखा जाए तो डेमोक्रेसी के जो सेवियर है उस रिस्पेक्ट में उनको देखा जाता है, तो उस रिस्पेक्ट में उनका जो पैसा खर्च होता है, वेपन्स उस तरीके से वेस्ट होते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है वहां से फोकस वो शिफ्ट कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में, जहां पे चाइना एक बहुत ही पर्टिनेंट थ्रेट देखने को मिलता है। तो यहां पे ये अवॉइड करना चाह रहे थे, ये सारी चीजें निकलना चाह रहे थे, तो उस वजह से इन्होंने मतलब पीस का रास्ता चुना। और ये जब हुआ था तब किसका एडमिनिस्ट्रेशन था? तब ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था जब ये चीज़ हमको देखने को मिली थी, एंड दिस हैपेंड इन 2015। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और थी। आप इस तरीके से देखिए, जो पाइप्स आपको दिख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूज होते हैं। मतलब हमने जो बीकर की बात की थी कि नमक बढ़ाइए या फिर पानी घटाइए ताकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसमें वो ही चीज़ होती है, उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और ज़्यादा ताकतवर बनाया जाता है, एनरिचमेंट होता है उसका, और कितने स्टॉक पाइल होने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन था उस डील में कि कितने सेंट्रीफ्यूज होंगे, किस तरीके से एनरिचमेंट कितना होगा और कितने स्टॉक पाइल्स हम रखेंगे, वो सारी क्या कितनी लिमिट थी, वो सारी चीज़ को डिसाइड किया गया था ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर। उसी के साथ में एक और चीज़ थी जिसकी वजह से इजराइल बहुत नाराज़ था, उसमें था सनसेट क्लॉज कि ये जो भी चीज़ हमने कही है रिस्ट्रिक्शन, ये 10 साल बाद खत्म हो जाएगी जब डील एनफोर्समेंट में आएगी, तो उसके बाद वो फिर से स्टार्ट कर देंगे ना वो सारी चीज़ें डेवलप करना। तो ये कंसर्न की बात थी कि आप इसको डिले तो कर रहे हैं लेकिन सर्टन है कि ये डेवलप करने ही वाला है। तो ईरान इससे नाखुश था कि अगर आपको इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि ये कभी न्यूक्लियर वेपन बना ही ना पाए और रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अगर आप जेन्युइनली रीजनल स्टेबिलिटी चाहते हो तो। लेकिन वो चीज़ उसमें देखने को नहीं मिला। उसी के साथ में आप देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान तो न्यूक्लियर केपेबल बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल बनने ही वाला है, वो चीज़ सर्टेन है। तो वो एक कंसर्न की बात थी। उसी में आप देखेंगे कि जब आप माइन करते हैं यूरेनियम को, माइन करके जब यूरेनियम को निकालते तो आप पाते हैं कि उसमें जो वेपन ग्रेड वाला यूरेनियम होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, वो देखिए U35 या 235 जो होता है, ये इसका एटॉमिक मास नंबर है। उस तरीके से ये जो आइसोटोप होता है जब आप माइन करते हैं तो सिर्फ उसमें 1% ही ये चीज़ हमको देखने को मिलता है, ये वाला पर्टिकुलर आइसोटोप। और इसको एनरिच करना है हमें उन सेंट्रीफ्यूज के अंदर। ये एनरिचमेंट कैसे होगा? ये सेंट्रीफ्यूज के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के उसको एनरिच करते हैं। अब किस तरीके से 1% है वो हमको मिलता है नेचुरली, हम क्या करते हैं उसको 5% पे ले जाते हैं, एनरिच कर करके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के, तब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं जिसकी वजह से हम एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब 20% पे उसको ले जाते हैं तो हम रिसर्च और मेडिकल वर्क के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब 90% पे उसको एनरिच कर जाते हैं हम, तब वो न्यूक्लियर वेपन ग्रेड बन जाता है, जब आप परमाणु हथियार के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा खतरा क्या था कि ईरान अगर ये से यहाँ तक कर दे तो भी ठीक है,
लेकिन अगर इस लेवल पे चला गया तो रीजनल इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये नहीं चाहता था यूएसए, या फिर जो ईरान न्यूक्लियर डील का जो पूरा पर्पस था वो ये था कि ये चीज ना हो पाए, इसको अवॉइड करना था। और अवॉइड करते करते इजराइल का कंसर्न था कि अवॉइड तो कर रहे हो लेकिन 10 साल तक ही कर रहे हो, व्हाट आफ्टर 10 ईयर्स, उसके बाद तो ये होना ही है। तो ये कंसर्न देखने को मिला। और उसी में पूरी डील के अंदर यही बात की गई थी कि लेट्स से ये हमारा ईरान है, उसमें इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि यूएन का एक ऑर्गन है, उसके तहत ये था कि ये यहाँ जाते थे, इंस्पेक्शन करते थे और सारी चीज़ें देखते थे कि ठीक से चल रही है कि नहीं। इंटरनेशनल जो है निगरानी थी उस चीज़ पे। और उसी के साथ में ये क्वार्टरली हर 3 महीने में रिपोर्ट्स मिलती थी, यूएनएससी में टेबल करते थे कि इस तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील में ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। वहाँ पे हमने इंस्पेक्शन किया और देखा गया है कि ईरान ये चीज़ नहीं डेवलप कर रहा है। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो ईरान न्यूक्लियर डील बहुत सफल था शुरुआत के कुछ महीनों तक, लेकिन बाद में ये सारी न्यूज़ आई कि उस तरीके से सही से नहीं चल रहा है। दे स्टिल रैम्पिंग अप द न्यूक्लियर प्रोग्राम और सैंक्शन रिलीफ हम फालतू में दे रहे हैं उनको, ये चीज़ देखने को मिला। तो उसकी वजह से वो विफलता की तरफ एक इशारा, उसका संकेत मिल गया था। उसी के साथ में आप देखेंगे कि ईरान अपने जो ऑयल एक्सपोर्ट्स था वो कर पा रहा था इस डील की वजह से, और यूएस ने अपने सैंक्शंस को वहां से हटा दिया था। ये चीज देखने को मिली। एंड देन आफ्टर एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज हमको देखने को मिलती है 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब आपने क्या पाया, P5+1 प्लस EU और इसके साथ है ईरान। ये कंट्रीज ने डील की थी, इसमें से P5 में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर यूएसए विड्रॉ कर लेता ये डील से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था, ये विड्रॉ कर लेता, फिर तो बाकी सब कच्चे प्लेयर बचे हैं। तो ये जो कच्चे प्लेयर बचे, ये इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो कहीं ना कहीं इस डील के अंदर जो कमजोरी है वो हमको देखने को मिल गई थी। ट्रंप आप देखेंगे 2016 में आए थे और ये डील साइन हुई थी 2015 में, तब ओबामा थे। 16 में जब ट्रंप इलेक्ट होकर आते हैं और 2020 तक ये रहते कार्यकाल में, तो इस समय वो आते हैं तो 2018 में ही ये क्या कर लेते हैं, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। और क्यों विड्रॉ करते हैं? ये इसलिए विड्रॉ करते हैं, कहते हैं कि बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे की गई थी और उसमें सबसे मेन चीज, इसको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस तरीके से रहते हैं कि लेट्स से आप यहाँ पे हैं और आपको यहाँ पे टारगेट करना है, बहुत दूर है, यहाँ ये ईरान है और ये इजराइल, ईरान है और ये इजराइल है। यहाँ से अगर आपको टारगेट करना है तो आप कुछ इस तरीके से, ये ट्रेजेक्ट्री बनती है कि ऐसे जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल और वहां पे हिट करेगी। क्रूज मिसाइल कैसे होता है कि वो मैन्यूवर करती है और उस तरीके से लो हाइट्स पे फ्लाई करती है, जबकि ये जो होता है इस तरीके से कुछ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता है और वैसे हिट करता है और बहुत दूर के जो एरियाज होते हैं वहां पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान डेवलप कर रहा है, इसकी वजह से इजराइल को खतरा है और रीजन में इंस्टेबिलिटी का खतरा है। उसी के साथ में आप पर्शियन गल्फ को अगर देखेंगे तो ईरान के पास में आप देखेंगे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक तरीके से रेड सी है और वहां से बहुत ज्यादा कार्गो जाता है, बहुत सारा ट्रेड होती है, सारा व्यापार की जो चीजें होती है वो वहां से फ्लो करती है। तो उसको खतरा है, उसको हिट किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी आप देखेंगे ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेड का लॉस होगा, इकोनॉमी को लॉस होगा, तो वो चीज़ ना हो, उस वजह से इनका कंसर्न था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल, इसको तो एड्रेस ही नहीं किया हमने, ये तो मेन कॉज है, इसको एड्रेस नहीं किया, इसलिए एक के कंसर्न था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई कि ईरान आप देखेंगे तो प्रॉक्सी वॉर करता है, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे आसपास के जो रेबल्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, जैसे कि यमन के अंदर हूती रेबल्स को सपोर्ट करता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से देखिए, ये यमन है, ये ओमान है और ये रेड सी है और यहाँ पे ईरान है। तो यहाँ पे हूती रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे हूती रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे इजराइल है और यहाँ पे लेबनान है, तो ये लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे रीजन की इंस्टेबिलिटी ये कहीं ना कहीं बढ़ा रहा था ईरान, उसके प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से। तो एक ये हो गया, एक ये केस हो गया। और दूसरे बात उन्होंने बताया कि जो इजराइल का जो कंसर्न था कि 10 साल के बाद क्या सनसेट प्रोविजन है, ये नहीं चलेगा, आप 10 साल तक रोक रहे हैं फिर क्या होगा। तो ये इनका भी कंसर्न था। ये 3 मुख्य रीजन इन्होंने बताया जिसकी वजह से इन्होंने 2018 में डील से हाथ उठा लिया और निकल गए इस डील से। और उसी के बाद आप देखेंगे 2020 में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, कासिम सुलेमानी जो थे, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स थे, उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल थे, उनको ड्रोन स्ट्राइक से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर किया, ड्रोन स्ट्राइक से इनको मार दिया जाता है, राइट। ये यूएसए ने किया था, इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पे इनको मार दिया। अब ये चीज हुई तो ईरान किस बात पे खुश होगा? ईरान इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न था, उन्होंने रिटेलिएट करने का भी सोचा था, वो सारी चीजें हमको देखने को मिली थी। सो दिस वाज अ मेजर इवेंट। आप ट्रंप के समय पे देखेंगे कि रिश्ते बिगड़े ही हैं। 2018 में डील से निकल गए, 2020 में इनके जनरल को ही मार दिया, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मेजर फैसिलिटीज ईरान के मैप पे अगर नजर डालेंगे तो ये इनका एक तरीके से आप देखेंगे कैपिटल सिटी है,
तेहरान, वहाँ पे रिसर्च, यूरेनियम एनरिचमेंट और रिसर्च के सेंटर्स हर जगह पे आप पाएंगे। एवरीवेयर दे हैव एस्टैब्लिश्ड, मेजरली अंदर की तरफ है, हिंटरलैंड की तरफ है, और ये एक कोस्टल एरिया यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। आप पाएंगे कि इजराइल अटैक करता है इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, इनको डिस्ट्रॉय भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद ये कहीं और शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे ये प्रोग्राम इनका कंटिन्यू होते ही जा रहा है, उस तरीके से हो रहा है। तो इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम नहीं रुकेगा और अनकंट्रोल्ड वे में चलेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो, ईरान में कोई अगर सन की लीडर आ गया और कभी भी कुछ भी उस तरीके से स्टेप ले लिया तो इट इज हार्मफुल फॉर एवरीवन, ऑल द कम्युनिटीज, उस तरीके से पूरे वर्ल्ड के बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इसी वजह से ट्रंप खुद विड्रॉ करते हैं, और उसके बाद में अभी फिर से एक तरीके से लेटर लिखा इन्होंने अली खुमैनी को। अब जो ईरान है, इनके जो लीडर है, एक तरीके से सुप्रीम लीडर है, राइट, इनके सुप्रीम लीडर है अली खुमैनी, तो उनको उन्होंने लेटर लिखा है कि फिर से बात करते हैं, टेबल पे आते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, और ईरान न्यूक्लियर डील को हम फिर से एक तरीके से फॉर्म करते हैं, नए विचार करके उसमें नई चीज़ें लाते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से लेटर लिखा है, उसके बाद में एक नई लैंडमार्क डील होने की गुंजाइश है। लेकिन चीज़ ये होता है कि अली खुमैनी मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप पागल बना रहे, यूएसए पागल बना रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और ये एक तरीके से डिसेप्शन है, हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो वो उस चीज़ पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो ट्रंप गुस्सा हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे पीस लाने की कोशिश की जा रही है, और इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री निकल के आता है चाइना। चाइना अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली, आप चाइना को उस तरीके से देखेंगे तो रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश की है, उस तरीके से नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के तौर पे उन्होंने ये देखने को मिला है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड चाइना का वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यूएसए, चाइना बीइंग अ P5 मेंबर का कंट्री है, तो उसका दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस तरीके से नेगोशिएशन हो और ये ईरान न्यूक्लियर डील है उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट किया जाए। तो ये चीज़ को देखने को मिल सकता है। 2025 कहीं ना कहीं बहुत ही हिस्टोरिक ईयर हो सकता है, जहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील फिर से प्रोविजन में आए, जिसमें यूएसए ज्वाइन करे और वो सारी चीज़ें हो, और ये चीज़ पे कहीं ना कहीं पीसफुली एक डिप्लोमेटिक वे में नेगोशिएशन के तौर पे कुछ बेटर चीज़ें इंप्रूव होते हुए हमको देखने को मिल सकती हैं। यूसी चाइना ने इस तरीके से हाई लेवल मीटिंग्स को होस्ट किया और डिस्कस किया कि कैसे इसका क्या सोल्यूशन हमको देखने को मिल सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील। पूरी तरीके से यही सारी उसकी स्टोरी थी कि किस तरीके से ईरान का विजन है उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना है। यूएसए नहीं चाहता कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बने, तो वो सैंक्शंस डाल देता था। अब इन्होंने डील कर दी कि भैया आप सैंक्शंस हटा दो, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो डाउन कर देंगे। तो उसकी वजह से इनकी अग्रीमेंट हुई। फिर ट्रंप आते और कहते कि नहीं, मैं इस डील से बाहर निकलता हूं, और उसके बाद अब फिर से ट्रंप आकर कह रहे हैं कि मैं इस डील को फिर से ज्वाइन करना चाहता हूं। तो यही इसकी पूरी सारी स्टोरी थी। और उसी के साथ में आप देखेंगे तो ईरान न्यूक्लियर डील के रिस्पेक्ट में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीसीपीओ के रिलेटेड। तो अगेन इसके चांसेस हैं, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके लिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया यूपीएससी मेंस के लिए। इसको जरूर लिखिएगा कमेंट्स डाउन में, जो भी आपकी कॉपी रहेगी उसमें नोट करके उसमें जरूर एक बार उस तरीके से मेंशन कीजिएगा। सो दिस वुड बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर योर मेंस। आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू आवर डिस्कशन टुडे, एंड आई होप एंड विश आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में और फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें। उस तरीके से इट वुड बी ऑफ इमेंस वैल्यू टू देम। और जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ें हम इंप्रूव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि हम क्या चीज़ें और इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।